चलो अभी साउंड आ रहा होगा आपको, अभी आपको साउंड आ रहा होगा, अभी आवाज आ रही, जल्दी से बताओ। ठीक है, चलिए। तो देखो आप सभी ने देखा होगा अभी फिलहाल रिसेंटली अगर बहुत सारे पेपर ऐसे हैं जहां पर न्यूमेरिकल का वेटेज काफी अच्छा था, है ना। 30%, 40%, कुछ एग्जाम में तो 80% तक का भी वेटेज था, है ना। राजस्थान का जो आरएससीबी का पेपर हुआ था 80% न्यूमेरिकल था। अगर हम बात करें जे&के का, वहां पर 40% था। इस बार एसएससी जेई ने 40% दे दिया। अगर सीबीटी 1 में 40% दे दिया तो आपके पास सीबीटी 2 में तो आपको पता है फिर क्या ही होगा। 60% तक न्यूमेरिकल का वेटेज जा सकता है। इसीलिए हम जो है वो न्यूमेरिकल सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप में से बहुत सारों के मन में आ रहा होगा सर, जो टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन कर रहे थे क्या वो स्टॉप हो गया यहीं पर? क्या आगे टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस होंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल चलेगा? तो ऐसा नहीं है। ये जो न्यूमेरिकल है, अभी सीबीडी 2 का भी पेपर आएगा एसएससी का, अगले साल वाला एसएससी का पेपर भी आएगा, तो उसको लेकर हम अभी से टारगेट करके चल रहे हैं। यानी कि ये जो टाइम स्लॉट है अब आप फिक्स कर दीजिए, 2 से 3 आपका डेली न्यूमेरिकल चलेगा। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कब चलेंगे? तो ध्यान रखिएगा, आपका मंडे को ईएमएफटी जो चल रहा है ना अभी मॉर्निंग में, मंडे को ईएमएफटी आपका खत्म हो जाएगा। मॉर्निंग के अंदर 10 बजे वाला जो ईएमएफटी चल रहा है ना 10 AM पर, ईएमएफटी खत्म हो जाएगा। ट्यूसडे से हम क्या करेंगे उस जगह पर, ट्यूसडे से अगर हम बात करें, ट्यूसडे से हम क्या करेंगे वहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हम वहां प्रैक्टिस करेंगे। मॉर्निंग 10 AM या 10:15 जो भी हम टाइम रखते हैं। तो मॉर्निंग में अब 2 घंटे क्लास चलेगी आपकी आरंभ बैच के अंदर। जब तक कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती तब तक कंटिन्यूअसली यही चलता रहेगा। 10 बजे हमारा थ्योरी वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेंगे और 2 बजे आपका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया आगे का प्लानर? अब बार बार ये कोई नहीं पूछेगा कि सर कैसे क्लासेस चलेगी, आरंभ बीच में क्या रहेगा। तो ये मैंने आपको प्लानर बता दिया है। आगे की क्लासेस जो है मॉर्निंग में 10 AM आपका थ्योरेटिकल रहेगा और 2 बजे आपका न्यूमेरिकल रहेगा। अब किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, दिन में 2 आवर अब क्लास चलेगी आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। आप किसी भी एग्जाम की मैं बात करूं, चाहे आप डीसीएल को टारगेट कर रहे हो, चाहे आपके पास में किसी भी इंडिया के किसी भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो आने वाले एग्जाम के, ये सारे प्रैक्टिस जो होंगे वो हर एग्जाम में काम आएगा। ऐसा नहीं कि किसी एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं आपको। न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल आपको बताया NP5Z फॉर्मूला आपके पास में, नया फॉर्मूला किसी हर स्टेट में अलग अलग फॉर्मूले होंगे नहीं, फॉर्मूला एक ही रहेगा। न्यूमेरिकल मतलब ऑल एज ही पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। आप इतना प्रैक्टिस कर लिए तो आपको एग्जाम में इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जरूर। 10 बजे चलेगा ना मेरा वेस्ट बंगाल वाला, 10 बजे चलेगा ना, बता रहा हूँ ना, ट्यूसडे से 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा फिर से आपका। 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा ट्यूसडे से। ठीक है। चलिए, तो जो वेस्ट बंगाल वाला बेच है अलग से, उसमें भी 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगा अब आपका डेली। पहले 1 आवर चल रहा था, अभी 2 आवर चलेगा आपके लिए। ठीक है, अब शुरू किया जाए, सारी बातें अगर हो गई हो तो। आंसर की तभी वापस पेपर जब होगा ना, अभी तो जिनका एग्जाम, एग्जाम जो है, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, जो कैंसिल हुआ है, उनका एग्जाम होगा, उसके बाद आंसर की आएगी, उससे पहले नहीं आएगी कोई भी आंसर की। चलिए, तो यहां पर आपसे बोला हुआ कि डीसी शंट जनरेटर इज सप्लाइंग ए लोड ऑफ, हमारे पास में 1.8 किलोवाट एट 200 वोल्ट। व्हाट इज द जनरेटेड ईएमएफ? देखो, सबसे पहले आपको जब भी न्यूमेरिकल करना हो डायग्राम जरूर बना लेना। शंट जनरेटर उसने बोला, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले शंट जनरेटर आप बनाओगे, शंट जनरेटर आप बनाओगे। और शंट जनरेटर में यहां पर जनरेटर है, ध्यान रखिएगा, लोड नहीं है, मतलब मोटर नहीं है। जनरेटर है तो वो लोड को करंट सप्लाई करेगा। पावर कितना है हमारे पास में, तो इसको पावर सप्लाई कर रहा है 1.8 किलोवाट। यानी कि आप इसी को लिख सकते हो 1800 किलोवाट, जो होता है V इंटू आई। वी कौन सा बताओ? ये वोल्टेज V टर्मिनल वोल्टेज, और ये करंट कौन सा? IL करंट। तो ये टर्मिनल वोल्टेज और IL करंट। तो टर्मिनल वोल्टेज आपको दे रखा है, कितना है बताओ? 200 वोल्ट आपको गिवन है। तो ये दे रखा है 200 वोल्ट। तो यहां से आप करंट निकाल लीजिए। आईएल करंट जो होगा, आईएल करंट जो होगा वो 1800 डिवाइड बाय 200 अगर आप करोगे तो ये 9 एम्पियर करंट आएगा। ये शंट रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 200 हमें दे रखा है। आईएसएच कितना होता है? वी डिवाइड बाय आरएसएच। तो आईएसएच करंट जो होगा, वी कितना है? 200, आरएसएच कितना है? 200, तो 1 एम्पियर करंट इधर जाएगा।
तो 10 इधर जा रहा है, 1 इधर जा रहा है, तो सॉरी 9 इधर जा रहा है और 1 इधर जा रहा है, तो 10 एम्पीयर करंट आर्मेचर से आएगा। अब आपसे क्या बोला भाई कि व्हाट इज द जनरेटेड ईएमएफ जो होता है ना ईजी, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज प्लस आईए इंटू आर ए प्लस ब्रश ड्रॉप। लेकिन ब्रश ड्रॉप के बारे में अंदर कुछ नहीं बोला भाई, तो ब्रश ड्रॉप अगर नहीं बोलेगा तो आपको जीरो लेकर चलना है। तो ये तो हो गया, टर्मिनल वोल्टेज है 200 प्लस आईए कितना है 10 है, आर ए कितना है 0.4 है, तो 200 प्लस 0.4 यानी कितना आ जाएगा 4, तो आंसर आ जाएगा 204 जो है वो आपका आंसर आएगा 204 जो है वो आपका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका एकदम सही आंसर रहेगा। यही आंसर आया था, किस किस का ये आंसर आया है जल्दी से बताओ। कहाँ मिलेगा यार, या तो वो टेलीग्राम में मिलेगा या एप्लीकेशन में फ्री कंटेंट सेक्शन में मिलेगा, कहीं एक चीज में आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट का आंसर बताओ। आपसे बोला है 4 पोल डीसी शंट जनरेटर रनिंग एट द 500 आरपीएम और वाइंडिंग आपको सिंप्लेक्स दे रखी है, ध्यान रखिएगा वेव वाइंडिंग दे रखी है। चलिए तो सॉल्व कीजिए, आप ही को बताना है सॉल्यूशन। लेकिन ध्यान रखिएगा आरएम बेच को आप कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहिएगा, आगे फ्यूचर में आने वाले 2 से 3 महीने बाद ऐसा नहीं कि मैं यार 4 दिन या 5 दिन जो है वो न्यूमेरिकल कराकर यहीं स्टॉप कर दूंगा, नहीं, हर सब्जेक्ट का न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। आने वाले 3 या 4 महीने बाद कोई सा भी एग्जाम आप टारगेट कीजिएगा, आपका न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, जो आपको डर लग रहा है वो डर खत्म हो जाएगा, बट कंटिन्यूअसली आपको फॉलो करना पड़ेगा उस चीज को, है ना। तो कौन कौन लास्ट तक फॉलो करेंगे जल्दी से बताओ। आरएम बिच 1 आवर थ्योरी 1 आवर न्यूमेरिकल, दो चीज चलेगी आपके पास में। ट्यूसडे से मतलब कल नहीं कल संडे है, परसों मंडे है, ट्यूसडे से मॉर्निंग में 10 बजे थ्योरेटिकल क्वेश्चन चलेंगे, जो हमारे टॉपिक वाइज चल रहे थे वो चलता रहेगा कंटिन्यूअसली, और 1 आवर एक्स्ट्रा आपके पास में न्यूमेरिकल चलेगा ना। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करें यहां पर नेक्स्ट, आपसे क्या बोला भाई कि हमारे पास में जनरेटेड ईएमएफ कितना है। देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ जब भी बोले ना तो आपके माइंड में दो फॉर्मूला आएंगे, या तो आपके पास में एनपी 5 जेड वाला फॉर्मूला आना चाहिए डिवाइड बाय 60 × ए। अब ये फॉर्मूला कब यूज करना है, तो ये डेटा दे रखे होंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। अगर देखोगे तो स्पीड दे रखी है, पोल दे रखे हैं, फ्लक्स दे रखे हैं, कंडक्टर दे रखे हैं, कंडक्टर नहीं दे रखे तो हम निकालेंगे। तो गिवन क्या क्या है, स्पीड हमें दे रखी है, यहाँ एन क्या है स्पीड है, ध्यान रखना 500 आरपीएम स्पीड दे रखी है, पोल 4 है, फ्लक्स पर पोल कितना है 0.02 है, कंडक्टर मुझे निकालना है, तो उसने बोला है 68 कोयल है और एक कोयल में 6 टर्न है। तो ध्यान रखना एक कोयल में 6 टर्न है, 48 कोयल है और एक टर्न में 2 कंडक्टर होते हैं। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया ध्यान रखिएगा, एक कोयल में हमारे पास में कितने कंडक्टर होते हैं, तो ये 2 कंडक्टर होते हैं, ईच कोयल हैज 2 कंडक्टर। तो एक कोयल में, क्योंकि हमारे पास सॉरी एक टर्न में, कोयल में नहीं एक टर्न में, एक टर्न में 2 कंडक्टर होते हैं, 48 कोयल हैं, तो हमारे पास में क्या होगा 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 6 × 48 × 2। कभी भी टाइम सेव करना हो ना तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करने मत बैठना, है ना, कि यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर यहाँ ले जाकर पुट कर रहे हैं, नहीं इतना कॉम्प्लेक्स नहीं जाना है। आपको जो डेटा आ रहा है वो यहीं पुट कर लो। 60 इंटू पैरेलल पाथ वेव बाउंड होगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 इंटू 0.02 इंटू 48। अब यहां से अगर हम बात करें तो ये आएगा 4 इंटू 48, तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास में 2, और ये कितना आएगा 9, तो 192 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप वहां पर मल्टीप्लाई करते इसी क्वेश्चन के अंदर, अगर वहां मल्टीप्लाई करते तो आपका टाइम वेस्ट होता। तो टाइम सेव करना है तो डेटा लाकर पुट करके फिर एक साथ में कैलकुलेशन किया करो। वैसे तो कैलकुलेटर अलाउड है, बट ऐसी कैलकुलेशन को कैलकुलेटर से करोगे उससे फास्ट आप हाथ से कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लोगे, कैलकुलेटर और ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा आपका। तो दोनों तरह से आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल का आंसर बताएंगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल का आंसर बताएंगे, क्या आंसर आएगा। आपसे बोला 8 पोल डीसी जनरेटर है जो सिंप्लेक्स वेव वाउंड कंटेनिंग, ये तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, चलो आप ही आंसर बताओ उसका। 32 कोयल है, बस नंबर ऑफ कोयल चेंजेस है, तो जनरेटेड ईएमएफ कितना होगा हमारे पास में, जनरेटेड ईएमएफ कितना होगा ईजी, जनरेटेड ईएमएफ जो होगा एनपी 5 जेड डिवाइड बाय 60 इंटू ए। एन हमारे पास में क्या है,
तो एन हमारे पास में जो है रनिंग एट 250 आरपीएम है, पोल हमारे पास में 8 पोल हैं, फ्लक्स पर पोल 0.06 है, कंडक्टर कितने 32 कोयल हैं, 6 टर्न हैं, ईच टर्न में 2 कंडक्टर हैं, डिवाइड बाय 60 इंटू वेव वाउंड है, वेव वाउंड है ना, वेव वाउंड है तो 2 कंडक्टर। चलिए बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 से 6 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, 1 0 से 1 0 कैंसल, तो 25 इंटू 8 कितना होगा 200 इंटू 0.06 और मल्टीप्लाइड विथ 32, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आएगा 12 इंटू 32, तो यहां से कितना आएगा 384, आंसर आ जाएगा 384। ऑप्शन सी जो है वो आपका आंसर आ रहा होगा, क्या आंसर आएगा, ऑप्शन सी जो है वो आपका आंसर एकदम सही आंसर होगा। सी फॉर कॉम्बो वेज। चलिए तो सी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा, जो आपका आरएम बेच है वहां पर एक न्यू फोल्डर बन जाएगा, और वो ये न्यूमेरिकल कहाँ मिलेगी, पीडीएफ वीडियो लेक्चर, तो आपके आरएम बेच में एक नया फोल्डर बन जाएगा, और उस फोल्डर का जो नाम है वो हमारे पास में हो जाएगा न्यूमेरिकल सेशन या न्यूमेरिकल प्रैक्टिस क्वेश्चन, ऐसे कुछ एक नया फोल्डर होगा न्यूमेरिकल के नाम से, तो उसमें जाकर आपको पीडीएफ और ये सारा मिल जाएगा आपको, है ना। ये अनसॉल्व वाली पीडीएफ भी चाहिए तो बता दो, तो अनसॉल्व वाली पीडीएफ भी में और सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भी और साथ में वीडियो, तीनों चीजें डेली बेसिस पर अपलोड हो जाएगी, क्योंकि एक साथ तो अपलोड होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर भूल जाता हूं मैं, बट डेली बेसिस पर करना है तो बता दो कि ये अनसॉल्व पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और सॉल्व पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और साथ में वीडियो भी मिल जाएगा, तीनों चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो तीनों ही आपको मिल जाएगी, ताकि आप अगली बार जब प्रैक्टिस करोगे तो अनसॉल्व से प्रैक्टिस कर लेना, जहां दिक्कत आ रही है उसको सॉल्यूशन में जाकर देख लेना, अपनी आंसर की बनाकर बाद में सॉल्यूशन वाले आंसर की से आप मैच कर देना। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड आर्मेचर ऑफ द शंट जनरेटर इतना है, रेजिस्टेंस इतना है, चलिए तो डायग्राम बनाओ, कौन सा जनरेटर बोला उसने, शंट जनरेटर बोला है, तो सबसे पहले आप उसका शंट जनरेटर का डायग्राम बना लीजिए, शंट जनरेटर का डायग्राम बना लीजिए, शंट जनरेटर का डायग्राम बनाइए, और शंट जनरेटर में अगर मैं बात करूं तो यहां का वोल्टेज कितना है 600 वोल्ट है, 600 वोल्ट है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना है 0.1 है, आपसे क्या बोल रखा है आर्मेचर करंट कितना है 200 है, चलिए तो यहां तो हमें निकालना नहीं है, व्हाट इज द टर्मिनल, अच्छा जनरेटेड ईएमएफ दे रखा है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ दे रखा है, ईजी दे रखा है 600, ईजी दे रखा है 600, टर्मिनल वोल्टेज हमें बताना है वीटी, चलिए तो वीटी इज इक्वल टू क्या होगा ईजी माइनस आईए इंटू आर ए, सिंपल आपको क्या करना है ईजी में से आईए इंटू आर ए ड्रॉप को माइनस कर देना है, ईजी क्या बोला मैंने, ईजी माइनस आईए इंटू आर ए, तो ईजी कितना है हमारे पास में, ईजी है 600 वोल्ट है, माइनस 200 इंटू 0.1, तो 20 माइनस कर लो तो 580 जो है वो हमारा आंसर आएगा, 580 हमारा आंसर आएगा। आंसर डी ऑप्शन होगा ना, डी आंसर आएगा। बीटीएससी जेई के क्वेश्चन भी पर भी ध्यान दीजिएगा सर, बेटा आप लोग फिर से समझ क्यों नहीं रहे हो चीजों को, जो आप अभी भी आप उसी में मार्केट में, मैं उसी ट्रेंड को तो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ कि बीटीएससी जेई मतलब अलग बेच, आरआरबी जेई मतलब अलग बेच, ठीक है, एसएससी जेई मतलब अलग बेच, डीडीए जेई मतलब अलग से बेच निकाल दिया, ठीक है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि कॉम्बो बेच इज वन ऑफ द सॉल्यूशन फॉर ऑल एजेई एग्जाम। आप मुझे बताओ, अभी तक मैंने पूरे एक साल से कॉम्बो बेच ही पढ़ाया, कॉम्बो में हर एग्जाम के पढ़ा, हर एग्जाम में स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे नहीं हो रहे, हर एग्जाम में स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे नहीं हो रहे, सेलेक्ट हो रहे, मैं तो हर एग्जाम के क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें ये जो लाया हूं मैं क्वेश्चन, इसमें कोई डीएमआरसी का भी है, कोई बीटीएससी का भी है, कोई ईएससी का भी है, ठीक है, इसी के अंदर कोई एसएससी का न्यूमेरिकल भी, हर एग्जाम के न्यूमेरिकल इंक्लूड है। एक बेस से पढ़ो, मैं आपको बोल रहा हूं कि एग्जाम में आपको 90% से ऊपर चीजें आपको इसी में से देखने को मिलने वाली है ना। बीटीएससी जेई कभी भी एक्चुअली होता क्या है कि एसएससी का क्वेश्चन जो है वो एसएससी एग्जाम में नहीं आता, दूसरे एग्जाम में आएगा, तो मिक्स करेंगे तो दूसरे एग्जाम का न्यूमेरिकल आपके बीटीएससी जेई के अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो टेंशन मत लो, बस आप पढ़ते रहिए। ये हर एग्जाम के लिए है ना,
न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सब्जेक्ट वाइज होगा डेफिनेटली। अभी मशीन चलेगी पहले। आज डीसी मशीन के लाया हूं मैं, तो डीसी मशीन के कम से कम अप्रोक्स हम आने वाले 4 से 5 दिन सिर्फ डीसी के न्यूमेरिकल करने वाले हैं ना। 4 से 5 दिन डीसी के न्यूमेरिकल करेंगे। एक एक न्यूमेरिकल जहां से छोटे से छोटी चीज भी पूछ सकता है ना, वो सारी मैं आपको कराऊंगा ना। इसमें जेई लेवल के भी होंगे, एई लेवल के भी होंगे, ईएससी के भी होंगे, सब सब्जेक्ट सब सारे क्वेश्चन मिक्स होंगे इसके अंदर ना। तो पहले अपन क्या करेंगे, इसके अंदर डीसी कंप्लीट करेंगे, फिर ट्रांसफॉर्मर, फिर इंडक्शन, फिर सिंक्रोनस। आने वाले 20 दिन फिर से मशीन के अंदर न्यूमेरिकल चलेगा आपका। और मॉर्निंग में जो आपका सब्जेक्ट चल रहा था, कौन सा सब्जेक्ट, जो भी क्वेश्चन चल रहा था, अगर वो सब्जेक्ट खत्म नहीं हुआ होगा, हो गया था क्या मॉर्निंग में सब्जेक्ट वाइज वाला, कोई सब्जेक्ट जो चल रहा, कौन सा सब्जेक्ट चल रहा था, अभी मैं चेक करूंगा एक बार, याद भी नहीं मुझे। तो वो खत्म हो गया होगा, तो नया सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे थ्योरेटिकल, वो अलग सब्जेक्ट रहेगा, ताकि दो सब्जेक्ट के मिक्स आपको प्रैक्टिस होती रहेगी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें 200 वोल्ट डीसी मशीन सप्लाई एज ए जनरेटर, ठीक है, जनरेटर की तरह काम कर रही है। और द आर्मेचर रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, मशीन इज नाउ ऑपरेटेड एज ए मोटर at a same terminal voltage, same current, but the flux increased by 20%, approximately ratio of the speed of the motor to generator, ठीक है। स्पीड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपको पता है कि बेक ईएमएफ डिवाइड बाय 5 होता है, ईबी डिवाइड बाय फ्लक्स हमारे पास में होता है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर किसकी, मोटर और जनरेटर है ना, मोटर की स्पीड डिवाइड बाय जनरेटर की स्पीड इक्वल टू मोटर के अंदर बेक ईएमएफ डिवाइड बाय जनरेटर के अंदर जनरेटेड ईएमएफ। फ्लक्स में उल्टा होगा, जनरेटर का फ्लक्स डिवाइड बाय मोटर का फ्लक्स, ये हमारे पास में रहेगा। देखो मोटर के अंदर जो बेक ईएमएफ होता है ना, वो होता है ईबी इज इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस आई ए इंटू आर ए होता है। ये मोटर के अंदर मैं बात कर रहा हूं। जनरेटर के अंदर होता है ईजी इक्वल टू क्या होता है, वी प्लस आई ए इंटू आर ए होता है हमारे पास में। और फ्लक्स जो होगा जनरेटर का फ्लक्स डिवाइड बाय मोटर का फ्लक्स। बस अब इसमें वैल्यू लाकर पुट कर लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो V कितना आएगा हमारे पास में, टर्मिनल वोल्टेज कितना है 200 है, माइनस आर्मेचर करंट कितना है, सप्लाई 200 करंट हमारे पास में दे रखा है, ठीक है, 20 एम्पियर, सॉरी 20 एम्पियर करंट हमारे पास में है। चलिए 20 एम्पियर करंट है। आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है, 0.5 है। नेक्स्ट, मोटर के अंदर अगर हम बात करें, तो मोटर के अंदर उसने क्या बोला भाई, सेम वोल्टेज है, सेम करंट है, तो फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो वोल्टेज सेम मतलब 200 वोल्ट, करंट सेम मतलब 200, और रेजिस्टेंस तो 0.5 ही होगा। मल्टीप्लाइड विथ फ्लक्स जो होगा, ध्यान रखना, मोटर के अंदर जो फ्लक्स है वो 20% से इंक्रीज हो रहा है। तो मोटर का जो फ्लक्स है वो 20% का मतलब 1.2 टाइम्स ऑफ जनरेटर फ्लक्स हो जाएगा हमारे पास में। तो जनरेटर का फ्लक्स 5G है, मोटर का फ्लक्स 1.2 टाइम्स ऑफ 5G हमारे पास में रहेगा। कैंसिल कर लीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये आएगा 190 डिवाइड बाय 210 इंटू 1.2। बस इसको सॉल्व कर लो, जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर कितना आ रहा है अब आप ही बताइए, इतनी मैथमेटिक्स अब आपको करनी पड़ेगी। क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से आंसर बता दो। हाँ वन, कोई ए ऑप्शन बोल रहा है, ए तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि ऊपर वाली न्यूमरेटर वाली वैल्यू कम है हमारे पास में, नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है, नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है, तो ए तो नहीं आएगा। ए जिसने आंसर दिया है गलत है। सी ऑप्शन पक्का 0.75 आ रहा है, चलिए पक्का 0.75 आ रहा है। मैं आपके कहने पे लगा रहा हूँ ना, कैलकुलेशन करके जरूर चेक कर लेना, लास्ट में कैलकुलेटर से भी क्रॉस वेरीफाई कर लेना। चलिए 0.75 आपके कहने पे लगा रहा हूं मैं, ठीक है 0.75। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, अब एग्जामिनर आपको कहां पर ट्रैप करेगा। एक्चुअली इसमें शंट रेजिस्टेंस तो नहीं दिया, यहां पर उसने शंट रेजिस्टेंस नहीं दिया, और वो आपको ट्रैप करेगा, ध्यान रखना इस पॉइंट पर। यहां पर दे देगा शंट, यहां पर दे देगा शंट, और इधर साथ में शंट का रेजिस्टेंस और दे देगा। तो जब हमारे पास में क्या होगा, यहां पर सप्लाई करंट की जगह वो लाइन करंट लिख देगा, तो यहां शंट दे देगा, यहां लाइन करंट दे देगा, और इधर शंट का रेजिस्टेंस आपको दे देगा। तो गलती से ये मत करना कि ये 20 लाकर आप यहां पुट कर दो, नहीं, यहां पर पुट नहीं करना है, क्योंकि अगर उसने शंट दे दिया, अभी तो मैंने इसलिए पुट किया कि उसने किसी पर्टिकुलर मशीन की नाम नहीं ली है ना, किसी के बारे में उसने बोला नहीं। अगर वो शंट बोल देता तो फिर हम शंट लेकर चलते, और शंट लेकर चलते तो यहां का करंट उसने दे रखा होता, यहां का रेजिस्टेंस आपको देता, यहां का वोल्टेज तो आपको देगा ही,
तो ध्यान रखना V डिवाइड बाय करके दिस करंट को निकालना जरूर, और यहां से आर्मेचर करंट की वैल्यू आपके पास में आएगी। ऐसे क्वेश्चन बनाया हुआ है गेट में ना, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन गेट में बनाया हुआ है, बट डेटा इस टाइप में नहीं था, डेटा इस फॉर्मेट में था जो मैं बता रहा हूं आपको। उन्होंने लाइन करंट दिया था, उन्होंने बोला था कि बोथ मोटर और जनरेटर में लाइन करंट इतना है, लाइन करंट इतना है, तो आपको ये शंट रेजिस्टेंस भी दिया था। तो VT डिवाइड बाय RSH करके यहां से आपको ISH करंट निकालना था इस क्वेश्चन के अंदर। ISH प्लस IL मिलाकर क्या था हमारे पास में, IA आ जाएगा जनरेटर में। लेकिन गलती फिर से ये मत करना कि यहां पर ISH प्लस IA यहां पर भी पुट कर दो और यहां पर भी पुट कर दो, नहीं। मोटर के अंदर अगर मैं बात करूं, ये तो जनरेटर में आया करंट, जनरेटर में आया मतलब नीचे वाली वैल्यू में यहां पुट होगा जो भी करंट आएगा। मोटर में तो आपको पता है कि करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो मोटर के अंदर जो करंट है वो तो अंदर जाएगा, तो आर्मेचर करंट होगा वो लाइन करंट में से शंट करंट को माइनस करना। ठीक है, क्या करना है, लाइन करंट में से शंट करंट को माइनस करना, तब मोटर का करंट आएगा, फिर ले जाकर यहां पुट करना आपको। समझ में आ गया न्यूमेरिकल? जल्दी से बताओ क्या मॉडिफाई कर सकता है इस क्वेश्चन के अंदर, एक बार जल्दी से रिप्लाई करेंगे कि क्या वो मॉडिफाई कर सकता है। तो मॉडिफिकेशन यही होगा जो मैंने आपको बताया है, इससे ज्यादा मॉडिफिकेशन इस क्वेश्चन में नहीं बनेगा। ऐसे मॉडिफाई करके उसने क्वेश्चन बनाया हुआ है। फिर से ध्यान रखिएगा, आपको इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा किस तरह के डेटा वो आपको दे रहा है। चलो अगले क्वेश्चन का आप आंसर बताओ, नेक्स्ट का आंसर क्या होगा, नेक्स्ट का आंसर क्या होगा। The field coil of the 6-pole DC generator, each having 500 turns, are connected in series. When the field is excited, there is a magnetic field of 0.25 flux है, ठीक है। If the field is open, चलो इसको भी रहने दो, इसको भी रहने दो। If the field is open in the 2 second, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है वो 0.202, इसको भी रहने दो, इसको भी मत कीजिए ना। इसका इसको अपन कल करेंगे। इसका बताओ, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताओ। ये शायद मैंने जो बताया है वो वाला क्वेश्चन है क्या, किलोवाट पावर है, टर्मिनल वोल्टेज है, नहीं इसमें भी शंट रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है। ठीक है आप कर लो, ये अभी जो मैंने करवाया है उसी टाइप का कीजिए ना। 200 वोल्ट हमारे पास में डीसी जनरेटर सप्लाईज 4 किलोवाट है, इसमें भी सिर्फ ओनली आर्मेचर रेजिस्टेंस ही दे रखा है, और किसी पर्टिकुलर जनरेटर या मोटर के बारे में नहीं बोला गया है। चलो आप ही सॉल्व करो इसको और आंसर बताओ मुझे। डी फॉर देव से ना, ठीक है। आपसे बोला हुआ है कि किसका रेशियो पूछा हुआ है, जनरेटर स्पीड और मोटर स्पीड का रेशियो पूछा हुआ है। जनरेटर स्पीड बाय मोटर स्पीड, तो क्या बोला मैंने, जनरेटेड ईएमएफ डिवाइड बाय बेक ईएमएफ। बट फ्लक्स के बारे में अगर हम बात करें तो क्या सेम फील्ड करंट है, फ्लक्स चेंज तो नहीं करवा रहा है, सेम वोल्टेज है, सेम आर्मेचर करंट है, और फ्लक्स को उसने चेंज नहीं करवाया है ना।
फ्लक्स की अगर हम बात करें, डीसी जनरेटर सप्लाई टर्मिनल वोल्टेज है, मशीन ऑपरेटेड एज ए मोटर एंड द जनरेटर, तो इसने कुछ चेंज नहीं करवाया। फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं है, फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट रहेगा, कि क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं दे रखा है। ये तो बहुत आसान हो गया फिर तो। जनरेटेड ईएमएफ हो गया वीटी प्लस आईए इंटू आर ए, और बेक ईएमएफ हो गया वी माइनस आईए इंटू आर ए। तो टर्मिनल वोल्टेज कितना है, तो वो 200 है, प्लस आईए कितना है, तो आईए आपको निकालना पड़ेगा, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई करके जो है वो पी डिवाइड बाई वी करके आपको निकालना होगा। तो यहां पर अगर हमारे पास में क्या होगा, P डिवाइड बाई वी मतलब 4000 डिवाइड बाई 200 आप कर लीजिए, तो ये 20 आएगा। तो ये आएगा 20 मल्टीप्लाइड विद आर ए कितना होगा 0.5 डिवाइड बाय क्या होगा 20 माइनस क्या होगा 0.5, तो ये कितना आएगा 210 डिवाइड बाय 190। अब आप देख लीजिए कितना आ रहा है 1.5, 1 पॉइंट कितना आएगा हमारे पास में 1.105, डी ऑप्शन है ना 1.105, तो 1.105 डी ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है। बट ध्यान रखिएगा, फिर से बता रहा हूं मैं, इसी क्वेश्चन में चेंजेस कहां पर होगा, चेंजेस यहां पर होगा। इसी क्वेश्चन में वो यहां ऐड कर देगा शंट, ध्यान रखना यहां पर ऐड कर देगा शंट, ठीक है, और यहां पर दे देगा आपको आरएसएच, यहां पर दे देगा आरएसएच मान लो 200 ओम, ठीक है। बस ये दो चीजें ऐड करेगा इसी क्वेश्चन के अंदर, यहां दे देगा शंट और यहां दे देगा आरएसएच ऐड कर देगा। तो फिर डायरेक्टली अब ये डेटा नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये पता है कि ये जो करंट आता है ना, ये लाइन करंट आता है, ये हमारे पास में लाइन करंट आता है। तो लाइन करंट की वैल्यू वो सेम दे देगा, आपको बोल देगा दूसरे में कि मोटर में जो सेम करंट, देखो सेम आर्मेचर करंट दे रखा है। हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ क्वेश्चन में लाइन करंट सेम दे रहा है या आर्मेचर करंट सेम दे रहा है, वो भी डिपेंड करता है। अगर मान लो वो यहाँ शंट रेजिस्टेंस भी दे दे, यहाँ शंट रेजिस्टेंस दे दे, बट क्वेश्चन में यहाँ पर आर्मेचर करंट को सेम दे दे, तो फिर वो मत करना कि यहाँ पर जो है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो इसमें, जैसे मान लो जो मैंने आपको बताया था यहीं पर क्वेश्चन, कि शंट दे देगा, शंट दे देगा, और आईए की जो कैलकुलेशन होती है ना, तो आईए की कैलकुलेशन जो है अगर वो आईए सेम दे दे शंट देकर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट देखो यहां से अगर आपको लाइन करंट दे रहा है, लाइन करंट कितना आया था हमारे पास में, हमने निकाला 20 आया, और अगर ये दे दिया तो आर्मेचर करंट आपको निकालना पड़ेगा, आर्मेचर करंट आपको निकालना पड़ेगा आईएल प्लस आईएसएच करके, उसकी वैल्यू को लाकर आपके पास जनरेटर या मोटर के डेटा में आपको पुट करना पड़ेगा। अरे समझ पा रहे हो, एक बार कुछ तो हाँ ना बोल दो, कैसे कैसे क्वेश्चन में वो वेरिएशन ला सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन में वो वेरिएशन ला सकता है, समझ समझ पा रहे हो, जल्दी से बताओ। नहीं नहीं, पहले नहीं दे सकते, पहले देंगे तो फिर वो मजा नहीं आएगा। आफ्टर क्लास आपको ये अनसॉल्व पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जो है वो क्योंकि पहले देने का मतलब है मुझे सभी बैचेस में पहले उस पीडीएफ को अपलोड करूं, फिर मैं सॉल्यूशन की पीडीएफ को अपलोड करूं, इतना टाइम नहीं होता बेटा, एक ही साथ में अपलोड होगा सब कुछ। बाद में आप ये अनसोल्ड पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, इसको भी आप प्रैक्टिस कर लेना। चलो नेक्स्ट का क्वेश्चन बताएंगे, नेक्स्ट का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एफिशिएंसी क्या होगी। डीसी जनरेटर डिलीवर्स 30 एम्पियर करंट टू द लोड एट द 1200 वोल्ट, हमारे पास में बाय कंज्यूमिंग इतना मैकेनिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो बताओ एफिशिएंसी कितनी होगी। तो एफिशिएंसी तो आपको पता है कि किसकी बात कर रहा है, जनरेटर। जनरेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट, इलेक्ट्रिकल आउटपुट डिवाइड बाय क्या होगा, मैकेनिकल इनपुट, इलेक्ट्रिकल आउटपुट डिवाइड बाय क्या होगा, मैकेनिकल इनपुट। इलेक्ट्रिकल आउटपुट क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, तो वोल्टेज 120 करंट 30, मैकेनिकल इनपुट कितना है 4500 इंटू 100 कर लो एफिशिएंसी, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 3 से कैंसिल कर लो 15 आएगा, यहाँ 10 बचेगा, 15 से कैंसिल कर लो 8 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 80% जो है वो हमारी एफिशिएंसी रहेगी, 80% हमारी एफिशिएंसी होगी, यानी कि बी ऑप्शन जो है
वो हमारा राइट आंसर होगा ना। क्या आंसर आएगा? बी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम परफेक्ट आंसर होगा। 80% जो है वो हमारी एफिशिएंसी रहेगी। चलिए वेरी गुड। 80% जो है वो हमारा आंसर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। क्या आंसर आ रहा है? सी ऑप्शन 154। फोर पोल लेप कनेक्टेड वाइंडिंग हमारे पास में है। डिटरमाइन द इंड्यूस्ड आर्मेचर वोल्टेज। ठीक है, तो इंड्यूस्ड आर्मेचर वोल्टेज मतलब ईजी पूछा हुआ है। और ईजी की अगर हम बात करें तो एन पी फाइव जेड डिवाइड बाई 60 × ए हमारे पास में होगा। स्पीड दे रखी 1000 RPM। पोल हमारे पास में कितने गिवन है? 4 पोल गिवन है। फ्लक्स पर पोल 0.02 गिवन है। कंडक्टर 462 कंडक्टर हमारे पास में। 60 पैरेलल पाथ कितने हैं? 4, क्योंकि लेप वाइंडिंग है ना, ध्यान रखिएगा। लेप वाइंडिंग है तो 4 पैरेलल पाथ होंगे, कैंसिल हो जाएगा। इसको कैंसिल कर लो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लो, तो ये कितना आएगा? 7 7 आएगा। 7 7 आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? 2 × 7 7, तो ये कितना आ जाएगा? 154। आंसर आएगा 154 वोल्ट। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन जो है वो हमारे पास में सी ऑप्शन। जल्दी से बताओ, कुछ इसी टाइप के न्यूमेरिकल इस बार एसएससी में पूछे गए थे? जल्दी से बताओ, क्या इसी टाइप के न्यूमेरिकल से ही पूछे गए थे एसएससी के अंदर? अभी जो आप लोगों ने पेपर दिया है, कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन ही पूछे गए थे? चलिए, इतने इजी नहीं थे। कुछ बोल रहे हैं यस और कुछ बोल रहे हैं नो। चलो वो तो रेस्पॉन्स की आएगी तभी बताएंगे कि क्या रहता है। चलो ऐसा नहीं तो ऐसा पूछ लिया गया होगा। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? नहीं, टाइम का प्रेशर तो रहता है एग्जाम हॉल में। न्यूमेरिकल आप इतने सारे प्रैक्टिस कर लो ना कि आपको वो जो टाइम का प्रेशर है वो आपको ना लगे, फील ना हो। थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करना। सुनकनस के भी करेंगे, डीसी में भी आए थे। अच्छा, इससे भी इजी थे, ठीक है। सिंक्रोनस के भी करेंगे, टेंशन मत लो, सारे न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपको न्यूमेरिकल का डर ना रहे। चलिए, तो 200 वोल्ट डीसी मशीन सप्लाई 20 एम्पियर 200 वोल्ट एज ए जनरेटर। आर्मेचर रेजिस्टेंस दे रखा है। मशीन मोटर की तरह ऑपरेट हो रही है, तो मोटर स्पीड बाय जनरेटर स्पीड का रेशियो कितना होगा? चलो ये आप ही कीजिए। दो न्यूमेरिकल मैं करा चुका हूं इसके ऊपर, ये तीसरा न्यूमेरिकल है रेशियो वाला। आप खुद सॉल्व कीजिए इसको।
चलिए क्या आंसर आ रहा है? ए फॉर एप्पल आ रहा है? ठीक है, तो आपसे क्या बोला हुआ है कि जनरेटर स्पीड। अब देखो जब आप क्या करोगे, एक ही चीज पर 3-4 न्यूमेरिकल बताए प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको फिर इक्वेशन भी याद हो जाएगी, फॉर्मेट आपको याद हो जाएगा, तरीका कैसे सॉल्व करना है। अब इसके बाद में आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट लिखोगे कि अच्छा सर आपने पूछा हुआ है कि मोटर स्पीड बाय जनरेटर स्पीड। ठीक है, मोटर में होता है बेक ईएमएफ, जनरेटर में होता है जनरेटेड ईएमएफ, और फ्लक्स जो होता है वो उल्टा होता है, तो 5G बाय 5M करना होगा हमें। बेक ईएमएफ V कितना है, तो V हमारे पास में 200 है, माइनस आर्मेचर करंट कितना है। अब शंट रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है, ठीक है, तो डायरेक्ट पुट कीजिए आप। Ra कितना है, 0.2 है, डिवाइड बाय जनरेटेड ईएमएफ Eg प्लस कितना है, 20 इंटू 0.2 कीजिए। और फ्लक्स में कितना है, किस में फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, मोटर के अंदर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो फ्लक्स जो मोटर का जो फ्लक्स है 1.1 टाइम्स ऑफ जनरेटर फ्लक्स हो जाएगा। तो जनरेटर फ्लक्स आप ऊपर ही रहने दीजिए, 1.1 टाइम्स ऑफ जनरेटर फ्लक्स कर दीजिए मोटर की जगह, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 200 में से कितना गया, 4 बचा, 4 गया तो कितना बचेगा, 196। ये हो जाएगा 204 डिवाइड बाय 1.1, कैलकुलेशन कर लीजिए, बताओ क्या आंसर आ रहा है। तो ये आंसर तो वैसे भी नहीं हो सकता है, डी तो 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकता है। क्या आंसर आ रहा है? ए ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। जल्दी से बताओ, मोटर ऊपर है, हाँ डेफिनेटली मोटर ऊपर है। क्या आंसर आ रहा है? ए लॉक कर दिया जाए। चलिए ए को लॉक करते हैं ऑप्शन, और बढ़ते हैं अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर बताओ, इसका क्या आंसर आएगा? चलिए नेक्स्ट का आंसर बताओ। फ्लक्स किसका इंक्रीज हो रहा है? देखो ना, उसने बोला हुआ क्वेश्चन के अंदर द आर्मेचर से इतना है, यहां पर देखो, इफ द मशीन इज नाउ ऑपरेटेड एज ए मोटर एट सेम टर्मिनल वोल्टेज, सेम करंट, बट विद द फ्लक्स इंक्रीज्ड बाय 10%। अब बताओ किसका इंक्रीज हो रहा है? इफ द मशीन इज नाउ ऑपरेटेड एज ए मोटर, तो मोटर की तरह हमारे पास में मशीन काम कर रही है, जिसका फ्लक्स 10% से इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब मोटर का फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है ना 10% से, तो जनरेटर से 1.1 टाइम्स ज्यादा होगा। चलिए इसका आंसर अगर हम बात करें, आपसे क्या बोला गया है, ले पाउंड है, डीसी शंट जनरेटर है, कोयल दे रखा है, टर्न दे रखा है, जनरेटेड ईएमएफ कितना होगा, ईजी इक्वल टू, तो ईजी इक्वल टू होगा एनपी 5जेड डिवाइड बाय 60 इंटू ए। तो एन हमारे पास में क्या होगा, 1200 इंटू पोल, 6 पोल, फ्लक्स कितना है 0.04, कंडक्टर कितने हैं हमारे पास में, तो 240 कोयल है, 2 टर्न है, और एक टर्न में 2 कंडक्टर हैं। 60 इंटू लेव पाउंड है, तो 6 पोल और आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, और ये 0 से 0 कैंसिल, इसको इससे कैंसिल कर लो, 4 बचेगा। चलो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 4, 48 आ जाएगा, और 4 और 4 कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। तो यहां से कितना आएगा, 8 768। तो आंसर क्या आएगा, 768 बी फोर बोल आपका आंसर आ रहा होगा, 768 आपका आंसर आ रहा होगा बी फोर बोल। हाँ यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, और कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल 16 की टेबल डायरेक्ट एक दो बार बोल दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो इसका आंसर बताओ।
चलो क्या आंसर आ रहा है? 20 एम्पियर, बी ऑप्शन। देखो आपको पता है एट मैक्सिमम एफिशिएंसी पर क्या होता है, एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी पर वेरिएबल लॉस जो होते हैं ना, आई ए स्क्वायर इंटू आर ए इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट लॉस होता है डब्ल्यू सी, मतलब वेरिएबल लॉस इक्वल टू कांस्टेंट लॉस। तो यहां से क्या आएगा, आपको करंट निकालना है तो रूट ऑफ हो जाएगा कांस्टेंट लॉस डिवाइड बाय आर ए। बताएंगे कांस्टेंट लॉस कितना है? तो कांस्टेंट लॉस हमारे पास में जो है, कांस्टेंट लॉस मतलब वही कोर लॉस। तो यहां से क्या आ जाएगा, कांस्टेंट लॉस हमारे पास में आ जाएगा 100 वोल्ट डिवाइड बाय 0.25। तो यहां से कितना आ जाएगा, पॉइंट हटा लीजिए, 20 आएगा, ये 400 बचेगा, 400 का रूट जो होता है ना, रूट ऑफ 400 इक्वल टू कितना आएगा, 20 एम्पियर। तो 20 एम्पियर हमारा यहां से आंसर आएगा, बी ऑप्शन 20 एम्पियर। क्या आंसर आएगा, 20 एम्पियर, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट का आंसर बताओ। चलिए क्या आंसर आ रहा है, जनरेटेड, ध्यान रखना जनरेटर हैज एन ओपन सर्किट वोल्टेज, ध्यान रखना ओपन सर्किट वोल्टेज जब भी दिया होता है ना, ओपन सर्किट वोल्टेज ही जनरेटेड ईएमएफ होता है। ईजी होता है वो 18 वोल्ट है, ईजी 18 वोल्ट है। ये बोल रहा है बाद में जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कितना हो चुका है हमारे पास में, वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कितना हो गया है, तो 15 वोल्ट का हमारे पास में ड्रॉप हो गया है, 15 वोल्ट तक हम पहुंच गए हैं ड्रॉप। क्या बोल रहे हैं, इट्स टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप टू 15%। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज जो है वो 15 वोल्ट हो चुका है, मतलब परसेंट नहीं, 15 वोल्ट हो चुका है। तो आपको पता है कि मोटर में अगर जनरेटर में बात करें, Eg इक्वल टू वी टी प्लस आई ए इंटू आर ए होता है। बट ये आर ए के साथ साथ में आपको यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस तो आपको दे ही रखा है, साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, उसने कुछ बोला नहीं है। तो यहां पर जो है आई ए इंटू आर ए ही होता है, लोड का रेजिस्टेंस कभी काउंट नहीं होता है कैलकुलेशन में। आप शंट ले लो, सीरीज ले लो, समझना कहने का मतलब क्या है कि ये हमारे पास में अगर शंट जनरेटर है, अगर ये शंट जनरेटर है तो यहाँ का लोड का रेजिस्टेंस काउंट नहीं होता कभी भी। टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू ईजी और ड्रॉप तो यहाँ का काउंट होता है, आई ए इंटू आर ए का ड्रॉप काउंट होता है। तो आपको ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा हुआ है ना, ये आर ए ही पूछा हुआ है, तो और कुछ नहीं करना था आपको। इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप बिना करंट कैसे निकालोगे, सबसे पहली बात तो यही है। अगर करंट ही नहीं है तो रेजिस्टेंस तो निकालने के चांसेस ही नहीं है ना। एक इक्वेशन, दो अननोन, फाइंड ही नहीं कर सकते। क्या लगता है कुछ डेटा मिसिंग है इसके अंदर? बिना करंट आप निकाल ही नहीं सकते, बट हाँ, हमारे बहुत सारे भावी इंजीनियर ने आंसर निकाल भी लिया है। ठीक है, भावी इंजीनियर ने हमारा आंसर भी निकाल लिया है, सी ऑप्शन दे भी दिया है, बहुत सारे ने इसी का दिया है ना सी ऑप्शन। हाँ वेरी गुड। कैसे निकाला सी ऑप्शन, कोई चीज, ऐसा कोई डेटा आपको मिल गया हो, आंख बंद करी सर ये डेटा हमें मिल गया, लोड रजिस्टर से ओपन से करंट निकाल सकते हैं, लोड रजिस्टर से करंट कैसे निकाल लोगे? हाँ ठीक है, आ जाएगा, सही बात है, आ जाएगा, नहीं नहीं फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा, सही बात है, लोड रेजिस्टेंस से करंट निकाल लेंगे, लोड रेजिस्टेंस दे रखा है तो शंट को हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, बट उसने बोला नहीं तो उसको नेग्लेक्ट कर दो, सही बात है, आ जाएगा, करंट आ जाएगा, यहां से निकाल लो सर, ये करंट यहां से निकाल लेंगे। 15 वोल्ट हमारा वोल्टेज है और डिवाइड बाय 30 एम्पियर है, तो करंट आ जाएगा 1/2। सही बात है, करंट आ जाएगा 1/2, तो फिर यहां लाकर पुट कर दो। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज 18 है, ये 18 है, ये 18 है, ये 15 है,
और ये 1/2 है, तो बताओ ये कितना होना चाहिए? तो ये 6 ओम होना चाहिए, तब जाकर आंसर आ जाएगा। नहीं तो आरए लिख दो, उसको उधर मल्टीप्लाई कर लो, उसको उधर ले जाओ, 3 आएगा, 1/2 इंटू आरए होगा, तो उसको उधर मल्टीप्लाई कर लो, तो आरए इज इक्वल टू 6 ओम आएगा। सही आंसर है 6 ओम, यानी कि सी आंसर सही है। फिर जिनका सी आया है एकदम परफेक्ट आंसर है। करंट नहीं दे रखा था, बट हाँ लोड रेजिस्टेंस दे रखा है, तो वहां से करंट आपको निकालना था। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट का आंसर बताओ। चलो क्या आंसर आ रहा है? ए डीसी शंट जनरेटर हैज ए क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ 400 ओम। आपसे बोला हुआ कि डीसी शंट जनरेटर जो है वो हमारे पास में क्या है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस कितना है, 400 ओम है, और इतनी स्पीड है। इफ द स्पीड ऑफ द जनरेटर इतनी हो जाए तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस कितना होगा? ध्यान रखिएगा, क्रिटिकल रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। क्रिटिकल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। तो RC2 डिवाइड बाय RC1 सेकंड केस में इज इक्वल टू, पहले केस और सेकंड केस, डिवाइड बाय N2 बाय N1, N2 बाय N1, 1800 बाय 1200, तो ये कितना आएगा? 3/2। तो यहां से RC2 जो होगा वो 3/2 टाइम्स ऑफ RC1, तो ये कितना आ जाएगा? कैंसिल कर लो, तो 600 ओम हमारे पास में आ जाएगा। 600 ओम, यानी कि सी ऑप्शन। क्या आंसर आएगा? सी ऑप्शन। क्रिटिकल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है हमारे पास में ना। करेक्ट, एकदम सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट का आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। चलो पहले आप निकालिए जनरेटेड ईएमएफ, पहले आप निकालिए जनरेटेड ईएमएफ ईजी, पहले निकालिए आप जनरेटेड ईएमएफ ईजी। तो जनरेटेड ईएमएफ ईजी जो होगा वो हमारे पास में क्या आएगा? वो आ जाएगा, एन कितना है स्पीड, चलो ये नहीं दे रखा है, स्पीड नहीं दे रखा है हमें, पावर दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, करंट निकाल लो डायरेक्टली, है ना। पावर दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, करंट निकाल लो। पावर कितना है? 250 किलोवाट है, और डिवाइड बाय 300 वोल्ट हमारे पास में है, इसको कैंसिल कर लो, तो ये आ जाएगा 2500 डिवाइड बाय 3 कर लो, तो यहां से कितना आंसर आएगा? तो डी ऑप्शन आ गया, 833.3 एम्पियर। डी ऑप्शन आंसर आ गया यहीं पर। और करंट थ्रू ईच कंडक्टर अगर निकालते हैं ना, तो करंट थ्रू ईच कंडक्टर जो होगा, करंट थ्रू ईच कंडक्टर IA बाई ए होता है। करंट थ्रू ईच कंडक्टर, तो वो हो जाएगा IA डिवाइड बाई ए। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ का डिवाइड कर लो, 6 का डिवाइड कर लो, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास में 138। डी ऑप्शन। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको जो है वो ये मैकेनिकल डिग्री वाला ऐसे ही दिया है उन्होंने, कंफ्यूज करने के लिए। चलो इसका आंसर बताओ। ये तो हमने कर लिया, ये तो बहुत बार हो गया, अब इस टाइप का इसको छोड़ देते हैं। चलो इसका आंसर बताओ। आरंभ बेच का टाइम बता दीजिए। बस बेटा कमल, आपको क्या करना है,
जैसे ही वीडियो खत्म होगा, उसके बाद में क्या करना है आपको, फिर से वीडियो को नए से स्टार्ट करना है। जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में मैंने आपको यही चीज़ बताई है। क्योंकि अब देखो यार, मैं हर स्टूडेंट के लिए तो ऐसा नहीं होगा ना कि हर 2-2 मिनट बाद क्या करेंगे, हर कोई जॉइन करेगा। फिर मैं हर 2 मिनट बाद बताऊँगा बेटा ये टाइम रहता है। फिर 2 मिनट बाद कोई आएगा फिर बोलेगा सर टाइम बता दो, फिर मैं टाइम बता दूँगा। तो मैं पूरी क्लास में टाइम बताते ही रहूँगा। तो क्या करना है आपको, क्लास टाइम पे जॉइन करनी है। जब आप क्लास टाइम पे जॉइन करोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप टाइम पर जॉइन नहीं करोगे तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अभी मैं 2-3 दिन आपको बताया बाहर गया था। तो मैं आपको बोलकर भी गया था। हर क्लास में पिछले 3 दिन से मैं रोज़ बोल रहा था कि बेटा ये 3 दिन है, 3 दिन आपका कम क्लासेस चलेगी, जो पॉसिबिलिटी हो पाएगी मैं वो क्लास ले पाऊँगा। बाकी अदरवाइज़ 3 दिन ये मानकर चलिए कि आपको रिवीज़न करना है, इन्फॉर्म किया था मैंने। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट के सर आरएम बैच की क्लास नहीं चल रही है। सर ऐसे कैसे क्लासें बंद कर दिया आपने आरएम बैच के अंदर? मतलब पढ़ते नहीं है, उनको क्लास-व्लास नहीं देखनी है, बस ऐसे ही क्लास उनको पता है क्लास चलती रहती है तो अच्छा लगता है। क्लास देखते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है, कि उनको लगता है कि आज 2 दिन से क्लास नहीं चली, तो चलो सर को मैसेज कर दिया जाए क्लास नहीं चली। जबकि उसकी पिछली क्लास में मैंने इन्फॉर्म किया हुआ है सब कुछ, कि भाई 3 दिन के लिए क्लासेस जो है वो नहीं चलेगी, सिर्फ 1-2 क्लासेस चलेगी आपकी सुबह-शाम वाली। तो ऐसे लेट जॉइन करोगे तो हर क्लास में मैं बार-बार यही नहीं बताऊँगा कि क्या टाइम है। आप स्टार्टिंग से जॉइन कीजिए क्लास को, आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। किसी दिन अगर छुट्टी रहती है तो उसकी पिछले वाली क्लास को जाकर देख लीजिए। या तो मैं स्टार्टिंग में कुछ बताता हूँ या मैं एंडिंग में कुछ बताता हूँ। तो अगर आपको कभी क्लास छुट्टी रह जाती है, कभी कुछ होता है तो मैंने अगले दिन पिछले दिन एक्सप्लेन किया होगा आपको सब कुछ कि किस दिन ऑफ रहेगा और किस दिन नहीं रहेगा। चलिए, तो आंसर बताएँगे यहाँ पर आर्मेचर रेजिस्टेंस आपको दे रखा है। 6 पोल लैप वाउंड डीसी जनरेटर का इतना है। अगर उसको रीवाउंड करें तो क्या आंसर होगा? देखो मैंने आपको एक फ़ॉर्मूला बताया था। आर्मेचर रेजिस्टेंस का फ़ॉर्मूला अगर आपको याद हो तो x इंटू जेड डिवाइड बाय ए स्क्वायर, यही होता है। आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है x इंटू जेड डिवाइड बाय ए स्क्वायर हमारे पास में, है ना? तो यहां से देखोगे तो आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पैरेलल पाथ के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जब वो रीबाउंड कर रहा है तो ये x क्या है ध्यान रखना, रेजिस्टेंस ऑफ वन कंडक्टर। अगर किसी को नहीं पता है तो x क्या है हमारे पास में, रेजिस्टेंस ऑफ वन कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ वन कंडक्टर। और z क्या है हमारे पास में, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। तो यहां से आर ए किसके अंदर, ध्यान रखिएगा, वेव वाउंड डिवाइड बाय आर ए किसके अंदर, लेप वाउंड, इज इक्वल टू पैरेलल पाथ लेप वाउंड पैरेलल पाथ वेव वाउंड स्क्वायर। पैरेलल पाथ लेप वाउंड में कितने होते हैं, पोल के बराबर होते हैं, वेव वाउंड में 2 ही होते हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। तो यहां से आर्मेचर रेजिस्टेंस जो होगा वेव वाउंड के अंदर 9 टाइम्स ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा लेप वाउंड के अंदर। तो 9 इंटू लेप पाउंड यानी कि 0.05 यानी कि 0.45 हमारे पास में आंसर आएगा। तो आंसर आएगा ए फॉर एप्पल जो है वो हमारा आंसर आएगा ए फॉर एप्पल। ठीक है, क्या आंसर आएगा, ए फॉर एप्पल जो है वो हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इफ द आर्मेचर करंट इज इंक्रीज टू डबल ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू, अगर आर्मेचर करंट प्रीवियस वैल्यू का डबल हो जाता है ना, आर्मेचर करंट जो है, नहीं आया समझ में? बेटा क्या समझ में नहीं आया? ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया? तो ये फॉर्मूला मैंने क्लास में लिखाया हुआ है, आपके नोट्स के अंदर जाकर देखिएगा, जहां पर मैंने लेप वाउंड और वेव वाउंड बताया। उसने बोला लेप वाउंड था, उसको रीवाउंड कर रहे हैं, रीवाउंड मतलब वेव वाइंडिंग बना रहे हैं। री जब कनेक्ट करते हैं ना तो क्या होता है, किसी पैरामीटर में चेंज नहीं आता है, मतलब नंबर ऑफ कंडक्टर इनमें चेंज नहीं आएगा, लेकिन हाँ लेप से वेव में जाते हैं तो आपको होता है पैरेलल पाथ में चेंज आता है। तो मैंने बोला ये दोनों कैंसिल हैं, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर हैं, तो इन्वर्स कर दिया मैंने, मतलब इन्वर्स है पैरेलल पाथ के। तो मुझे वेव वाइंडिंग का रेजिस्टेंस निकालना है और लेप वाइंडिंग का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, लेप वाइंडिंग में 0.05 दिया हुआ है। तो मुझे लेप वाइंडिंग के पैरेलल पाथ देखने हैं, तो वो पोल के बराबर होते हैं। पोल कितना है, 6 पोल है। 6 पोल हैं तो लेप वाइंडिंग के पैरेलल पाथ 6 है। उसको रिकनेक्ट कर रहे हैं वेव वाइंडिंग में, तो वेव वाइंडिंग में तो आपको पता है पैरेलल पाथ 2 ही होते हैं, तो वेव वाइंडिंग के पैरेलल पाथ 2 हैं। तो 6/2 करोगे तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 बचेगा। तो ये RW/RL इज इक्वल टू 9 आ गया। तो मैंने RL को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, लेप वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, जो मुझे दे रखा है 0.05 उसको लाकर मैंने पुट कर दिया।
9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45 आ गया। अब बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई? बताएंगे क्या समझ में नहीं आया? जल्दी से बताओ। अगले क्वेश्चन का आप आंसर बताओ। आपसे बोला है कि इफ द आर्मेचर करंट इंक्रीज टू डबल इट्स प्रीवियस वैल्यू, ठीक है, आर्मेचर करंट डबल हो जाए तो कम्यूटेशन टाइम, कम्यूटेटिंग टाइम, तो रिएक्टेंस वोल्टेज कितना होगा? फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। रिएक्टेंस वोल्टेज एल इंटू क्या होता है, 2I डिवाइड बाई टी सी होता है। चलिए, तो ये VL डैश कितना हो जाएगा? तो ये बोल रहा है कि करंट जो है वो 2 टाइम्स हो जाए, करंट को तो डबल कर दिया, करंट डबल हो रहा है, कम्यूटेटिंग टाइम हाफ हो रहा है, तो TC डिवाइड बाय 2 कर दो, हाफ हो जाएगा। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 4 टाइम्स आ जाएगा, देखो 4 टाइम्स ऑफ L इंटू 2I डिवाइड बाई टी सी। तो प्रीवियस जो रिएक्टेंस वोल्टेज है उसका 4 टाइम्स हो जाएगा, तो इट विल बिकम्स द 4 टाइम्स। डी ऑप्शन आपका आंसर आ रहा होगा, ये आंसर आ रहा है, इट विल बिकम्स द 4 टाइम्स। डी ऑप्शन आंसर आ रहा है, इट विल बिकम्स द 4 टाइम्स। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट का आंसर बताओ। नेक्स्ट का आंसर बताओ, ये तो हमने कर लिया अभी है ना, इस टाइप का ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको यहाँ पर 18, 19, 20, 3, 3, 6, 7 न्यूमेरिकल मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, है ना। 7 न्यूमेरिकल मैं आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूँ। आप ट्राई कर कीजिएगा, कल मैं इनको स्टार्टिंग से सॉल्व करवाऊंगा और आफ्टर देन नए क्वेश्चन भी हम करेंगे ना। तो 7 न्यूमेरिकल आपके लिए इस स्लाइड में रहेंगे, जो आपको सेल्फ सॉल्व करने हैं। कल मैं आपको स्टार्टिंग से सॉल्व करवाऊंगा उन 7 को, और नए क्वेश्चन भी करेंगे ना। चलिए तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, चलिए।